गुड मॉर्निंग 12th क्लास। आज हम स्टार्ट करेंगे आपका पी ब्लॉक के तत्व समूह 15। ग्रुप 15 को हम नाइट्रोजन फैमिली भी कहते हैं क्योंकि इस ग्रुप का पहला मेंबर नाइट्रोजन है। इस समूह में जो आपके मेंबर्स आते हैं या जो भी तत्व आते हैं वो हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। आपको इन सब के सिंबल्स और इनकी परमाणु संख्या याद होनी चाहिए। अब यदि अगर हम इस ग्रुप के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करते हैं तो यहाँ का बाह्य कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NS2Np3। जो मैंने आपको मेंबर्स बोले हैं आप इनमें से किसी का भी करके देखिए। नाइट्रोजन सबसे सिंपल वन है, नाइट्रोजन 7। इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो बाह्य कक्षा में आता है 2s2 2p3। देखिए NS2Np3। ऐसे ही आर्सेनिक के केस में 4s2 4p3, फास्फोरस में 3s2 3p3। तो आप किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे बाह्य कक्षा में NS2Np3। ठीक है, ये इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में। अब भौतिक गुणधर्म पे आ जाते हैं। भौतिक गुणधर्म में सबसे पहले परमाणु आयतन और त्रिज्या। जब आप समूह में ऊपर से नीचे मूव करेंगे टॉप टू बॉटम, मतलब नाइट्रोजन, फिर फास्फोरस, फिर आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, इस तरह से जब आप ऊपर से नीचे जाते हैं तो परमाणु संख्या में वृद्धि होने के साथ साथ इसके परमाणु आयतन में वृद्धि होती है, परमाणु त्रिज्या में भी वृद्धि होती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आप जब टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हैं तो एक एक कक्षा बढ़ती जा रही है ना। विन्यास में देखो, पहले 2 तक था, फिर 3 तक गया, फिर 4 तक गया, फिर 5 तक, सो ऑन। तो क्योंकि कक्षाएं बढ़ रही हैं इसलिए इनकी परमाणु त्रिज्या भी बढ़ रही है। भौतिक अवस्था में नाइट्रोजन जो पहला मेंबर है वो एक गैसीय तत्व है, गैसीय तत्व। और इसके बाद फास्फोरस ठोस है, बाकी सभी तत्व भी ठोस हैं। ठीक है, सबसे पहला मेंबर नाइट्रोजन गैसीय को छोड़कर इस ग्रुप के बाकी सभी तत्व ठोसी अवस्था में पाए जाते हैं। घनत्व, जब आप ऊपर से नीचे आएंगे तो घनत्व बढ़ता है। आयनन ऊर्जा, आयनन ऊर्जा याद है आप लोग को 11th में पढ़ा है। आयनन ऊर्जा क्या होती है? आयनन ऊर्जा का मतलब है कि जब भी किसी तत्व में से हमें इलेक्ट्रॉन को निष्कासित करना है, इलेक्ट्रॉन अगर निकालना है तो हमें कितनी ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, उसको बोलते हैं हम आयनन ऊर्जा। अब समूह में किसी भी समूह में जब आप ऊपर से नीचे जाते हैं तो उसकी त्रिज्या बढ़ रही है, यानी कि जो बाहरतम इलेक्ट्रॉन है वो आपका नाभिक से दूर होता जा रहा है, तो उसको निकालना इजी है। दैट मीन्स जब आप समूह में ऊपर से नीचे जाते हैं तो इसकी आयनन ऊर्जा का मान घटता है। ठीक है, अब इसमें एक और प्रभाव आ जाता है आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग प्रभाव। स्क्रीनिंग प्रभाव में क्या है कि जब आप नाइट्रोजन से फास्फोरस तक जाएंगे तो ऊर्जा में अंतर अधिक है, लेकिन उसके बाद बाकी सब मेंबर्स में ऊर्जा में अंतर इतना ज्यादा नहीं है। ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि नाइट्रोजन से फास्फोरस में जाते समय इसके अंदर d ऑर्बिटल्स आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए, ये नाइट्रोजन है और ये फास्फोरस है। फास्फोरस जब आया तो हम 3rd पीरियड में आ गए और 3rd पीरियड वालों के पास d कक्षक होता है। d कक्षक आने से इसके ऊपर स्क्रीनिंग प्रभाव आ जाता है। ठीक है, इसीलिए नाइट्रोजन से फास्फोरस में आयनन ऊर्जा का अंतर बहुत अधिक होता है और इसके बाद ये अंतर बहुत कम होता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप सब लोग मार्क कर लेना। नेक्स्ट आता है धात्विक व्यवहार। धात्विक व्यवहार मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करने की, इलेक्ट्रॉन्स को निष्कासित करने की क्षमता। अब अभी हमने पीछे पढ़ा कि जब समूह में ऊपर से नीचे जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स लूज करना इजी हो जाता है। तो आप ये कह सकते हो कि इन तत्वों का धात्विक व्यवहार ऊपर से नीचे जाते समय बढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता इसके ऑपोजिट होती है, धात्विक व्यवहार के ऑपोजिट। तो जब ये वाला व्यवहार हमने पढ़ा कि ये बढ़ता है, दैट मीन्स विद्युत ऋणात्मकता का मान क्या होगा? ये घटता है। ठीक है, यानी कि नाइट्रोजन सबसे अधिक ऋणात्मक है और उसके बाद नीचे आते आते ऋणात्मकता घट रही है। गलनांक तथा क्वथनांक वो तो सिंपल ही है, जैसे होता है नीचे जाते जाते बढ़ता है। परमाणु मान के साथ साथ उसके कोवलेंट बॉन्ड्स की क्षमता इंक्रीज हो जाएगी
और इसीलिए जब आप ऊपर से नीचे जाते हैं तो गलनांक और क्वथनांक बढ़ते हैं। गलनांक क्वथनांक हमको पता है ना क्या होते हैं, ठीक है। ये इसका सीक्वेंस है गलनांक और क्वथनांक का। नेक्स्ट है संयोजकता। संयोजकता, अभी आपने बाह्य कोश का परमाणु विन्यास देखा था, वो ये था NH2NP3। तो इसके हिसाब से यहाँ पर सबसे बाह्य कोश में 5 इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित हैं और पांचों इलेक्ट्रॉन्स को ये अगर निष्कासित करेगा तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी 5। साथ में अगर ये S इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ दे और सिर्फ P वाले इलेक्ट्रॉन्स संयोजकता प्रदर्शित करे तो वो होंगे 3। तो इस समूह के तत्व ग्रुप 15 के जो मेंबर्स हैं वो 2 संयोजकताएं दिखाते हैं, एक 3 और एक 5। 3 कब होती है? जब इसके अंदर S इलेक्ट्रॉन्स भाग नहीं लेते। S इलेक्ट्रॉन्स भाग ना लेना इज कॉल्ड एज इनर्ट पेयर इफेक्ट, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रभाव, ठीक है। तो ये वाला आपको पढ़ना है। इसके अंदर 2 तरह के होते हैं, 5 और 3, 2 संयोजकताएं प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट ऑक्सीकरण अवस्थाएं। ऑक्सीकरण अवस्थाएं में आपको इसमें ऑक्सीकरण अवस्था कौन कौन सी मिल सकती है? -3, +3, +5, ये तो कॉमन है। लेकिन नाइट्रोजन में +1, +2 भी मिल सकती है। आपको ये टेबल लर्न करना है कि नाइट्रोजन में विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाओं पर क्या क्या ऑक्साइड्स बन सकते हैं। तो नाइट्रोजन में सारी अवस्थाएं पॉसिबल है। बाकी मेंबर्स में आप देख रहे हो कि -3, 4 और 5 ये अवस्थाएं पॉसिबल हैं, ठीक है। ये सब बेटा लर्न करने का ज्यादा है इस चैप्टर में आपको। नेक्स्ट आते हैं श्रृंखलन। श्रृंखलन क्या होता है? जब आप एक ही तरह के तत्वों की चेन बनाते हैं तो श्रृंखलन, यहाँ पर श्रृंखलाएं बनती तो है लेकिन बहुत स्ट्रांग नहीं है। इसकी श्रृंखलाएं नाइट्रोजन की जैसे बनेगी, वो N3 तक जा सकती है, फास्फोरस की P4 तक जा सकती है। तो श्रृंखलन का गुण इसमें फास्फोरस में सबसे अधिक है, नाइट्रोजन में थोड़ा कम है और बाकी धातुओं में और भी कम है। देन आणविक अवस्था। आणविक अवस्था यहाँ पर नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में मिलता है N2, ठीक है। तो नाइट्रोजन तो मिलेगा N2 गैसीय अणु के रूप में, बाकी फास्फोरस P4 चतुष्फलकीय है, आर्सेनिक AS4 और एंटीमनी Sb4। तो नाइट्रोजन एक द्विपरमाणिक अणु है और ये चतुष्परमाणिक अणु है, ठीक है। बिस्मथ द्विपरमाणिक है, बिस्मथ Bi2। देन अपरूपता। अपरूपता में एलोट्रॉपी में फास्फोरस को बिस्मथ को छोड़कर बाकी सभी तत्व अपर रूप दिखाते हैं। फास्फोरस के तुमने सुने भी होंगे, रेड फास्फोरस, ब्लैक फास्फोरस। तो बिस्मथ को छोड़कर बाकी सभी मेंबर्स जितने भी हैं ग्रुप 15 के, वो सब एलोट्रॉपी दर्शाते हैं। विद्युत और ऊष्मीय चालकता, क्योंकि ये आपके नॉन मेटल्स हो गए, अधातु में आते हैं, तो ये सब क्या होंगे? अचालक, ठीक है। बिस्मथ एक अच्छा चालक है, नाइट्रोजन और फास्फोरस अचालक है। ये जो आपने पढ़ी है पीछे, इनको इन्होंने टेबल के फॉर्म में दे रखा है भौतिक गुणों को। चेक पॉइंट 12.1 आपका होमवर्क हो जाएगा आज। नाउ रासायनिक गुणधर्म। रासायनिक गुणधर्म में सबसे पहले नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया। अभी पीछे हमने पढ़ा कि इनकी संयोजकताएं 3 और 5 2 तरह की होती हैं। तो जब ये हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करते हैं तो यहाँ पर ये बनाएंगे ट्राईहाइड्राइड, ठीक है। हाइड्रोजन के साथ समूह MH3, MH3 जनरल फॉर्मूला लिख के दिखाया है, मतलब ट्राईहाइड्राइड्स बनाते हैं। तो नाइट्रोजन का ट्राईहाइड्राइड हो गया अमोनिया, फॉस्फीन, आर्सीन, स्टबीन और बिस्मथीन, ये इसके ट्राईहाइड्राइड्स हैं। अब इन ट्राईहाइड्राइड्स के जो गुणधर्म है वो आपको पढ़ने हैं। सबसे पहले ऊष्मीय स्थायित्व। ऊष्मीय स्थायित्व, जब आप ग्रुप में नीचे की तरफ मूव करते हैं तो ऊष्मीय स्थायित्व घटता है, ठीक है। क्यों घटता है? क्योंकि नाइट्रोजन से जब आप फास्फोरस तक गए इसका साइज बढ़ गया।
साइज बढ़ने की वजह से इनके बीच का जो बॉन्ड था, N के साथ H का बॉन्ड और P के साथ H का बॉन्ड, जो आबंध बन रहा था वो बड़ा हो गया। छोटा आबंध होता है तो वो स्ट्रांग होता है, प्रबल होता है, उसको तोड़ना मुश्किल है। जब वो बड़ा हो गया है तो उसका आबंध कमजोर पड़ जाता है, वीक हो जाता है, उसको तोड़ना आसान है। इसीलिए इनका जो तापीय स्थायित्व है वो ग्रुप में नीचे जाते जाते घट रहा है, क्योंकि इनकी आबंध की लंबाई बड़ी हो रही है और उसकी वजह से उसके आबंध का स्थायित्व घटता जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपचायक सामर्थ्य। अपचायक सामर्थ्य मतलब होता है कि कौन कितना इजीली रिड्यूस कर सकता है, कौन कितना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो हाइड्रोजन दे सके। अभी हमने ऊपर देखा कि नाइट्रोजन में से हाइड्रोजन निकालना मुश्किल था, फास्फोरस में से इजी है, आर्सेनिक में से और इजी है, इसमें से और इजी है, इसमें से और इजी है। तो जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना जितना आसान होगा वो उतना ज्यादा उसका अपचायक सामर्थ्य होगा। इसलिए जब स्थायित्व का क्रम नीचे आते हुए घट रहा है तो आप कह सकते हैं कि अपचायक का सामर्थ्य नीचे आते हुए बढ़ रहा है। ठीक है, फिर विषैली प्रवृत्ति। विषैली प्रवृत्ति में आपके पास NH3 को छोड़कर बाकी सभी में ये गुण सबसे ज्यादा होता है। फॉस्फीन तो बहुत ज्यादा विषैली गैस आपने सुनी भी होगी, तो आप कह सकते हैं कि नीचे आते आते इसका वैशैली जो प्रवृत्ति है वो बढ़ रही है। क्षारीय प्रवृत्ति। क्षार कौन होता है? आपके पास क्षार मतलब ल्यूइस बेस। इसके अंदर नाइट्रोजन, जितने भी हमारे समूह 15 के मेंबर्स हैं, देखो समूह 15 के मेंबर्स, अगर हम नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स थे, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, तो नाइट्रोजन ने जब हाइड्रोजन के साथ आबंध बनाया, ये यूज हो गया, इसका सहसंयोजक आबंध बनाने में ये यूज हो गया और ये यूज हो गया। अब इसके पास ये ऐसे इलेक्ट्रॉन युग्म स्पेयर पड़ा हुआ है। तो सेम वे इस मेंबर के जितने भी हाइड्राइड्स हैं सबके पास एक इलेक्ट्रॉन युग्म स्पेयर है। कौन कितना इजीली इस इलेक्ट्रॉन युग्म को दे सकता है वो उतना प्रबल क्षार हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागने की क्षमता को हम इसकी क्षारीय प्रवृत्ति का बेस समझते हैं। अब जब आप ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागने की क्षमता घटती चली जाती है। ठीक है, क्यों घट रही है? क्योंकि इसके अंदर आपका प्लस माइनस आई इफेक्ट आ रहा है नीचे जाते जाते। तो जितना ज्यादा आपके पास प्लस आई इफेक्ट होगा नाइट्रोजन अमीन्स के केस में, फिर नेक्स्ट अमीन्स अमोनिया केस में, सॉरी, देन फॉस्फीन, देन आर्सीन, स्टीबीन और बिस्मथीन, आपके पास इसके अंदर इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागने की क्षमता घट रही है। इसलिए आप कह सकते हैं कि नीचे आते हुए, ऊपर से नीचे जाते समय इसकी क्षारीय क्षमता घटती चली जाती है। ठीक है, ये आप मार्क भी कर सकते हो, क्षारीय क्षमता घटती है। क्षारीय क्षमता कैसे निर्धारित होती है वो मैंने आपको समझा दिया। क्वथनांक, क्वथनांक आपको याद करनी है ये बातें। ये क्वथनांक जब आप ऊपर से नीचे जाते हैं तो क्या होगा बताओ? कम होगा या ज्यादा होगा? कम होगा, क्योंकि इसका आबंध टूटने की क्षमता वैसे ही बढ़ रही है। तो आपको थोड़ा सा हीट करते ही उसका बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो क्वथनांक नीचे आते समय कम होता चला जाता है। ठीक है, इसमें क्वथनांक में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पे NH3 से PH3 तक तो घट रहा है, लेकिन इसके बाद ये क्वथनांक बढ़ रहा है। किस लिए? क्योंकि इसके अंदर अंतरानुक वंडरवॉल्स बल बढ़ते जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, आप जब पढ़ोगे तो अंतरानुक वंडरवॉल्स आबंध बढ़ जाते हैं। फिर विलयता। विलयता मतलब कौन कितना इजीली जल में घुल सकता है। हाइड्रोजन आबंध जो जितना आसानी से बना सकता है वो इतना आसानी से ही जल में घुल सकता है। अब नाइट्रोजन जो अमोनिया वाला कंपाउंड है हमारा हाइड्राइड, वो बहुत आराम से आबंध बना लेता है, इसलिए उसकी विलयता सबसे अधिक है। उसके बाद विलयता कम होती जाती है। ठीक है, हाइड्रोजन आबंध बनाने का निर्माण, ये भी उन्होंने नेक्स्ट पॉइंट जो दे रखा है वो यहाँ दिखा भी रखा है। क्लियर? हाइड्रोजन आबंध कैसे बनते हैं।
संरचना मैंने आपको बॉन्ड बनाकर दिखाया कि सेंट्रल मेटल एटम होगा, उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स थे, 5 में से 3 तो आबंध में यूज हो गए, जो एक बचा हुआ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन था वो इस तरह से लोन पेयर की तरह रह जाता है। तो इसकी जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, यहाँ पर आपके पास स्ट्रक्चर में इन दोनों के बीच में एंगल बनता है 107.8 डिग्रीज बॉन्ड एंगल। ठीक है, 107.28 डिग्रीज ये आपको एंगल पता होना चाहिए, लर्न करना है मतलब। तो ये इसकी संरचना है, और जैसे ही आप ग्रुप में नीचे जाते हैं बॉन्ड एंगल की वैल्यूज ऐसी होती चली जाती है, कम होती चली जाती है, यानी कि जो ये आबंध थे ये वाले ये पास आते चले जाएंगे। अमोनिया के केस में इतना एंगल है, फॉस्फेट में थोड़ा छोटा हो जाएगा, देन आर्सीन में और छोटा हो जाएगा, लाइक दैट। तो ये जो कोण है ये छोटा होता चला जाता है। ये था आपका हाइड्रोजन के साथ क्रियाशीलता। नेक्स्ट है ऑक्सीजन की प्रतिक्रियाशीलता। ऑक्सीजन के साथ इस समूह के तत्व दोनों तरह के ऑक्साइड्स बनाते हैं, ट्राई ऑक्साइड्स भी और पेंटा ऑक्साइड्स भी। ठीक है, तो ट्राई ऑक्साइड्स और पेंटा ऑक्साइड्स इनकी ऑक्सीकरण अवस्था के हिसाब से दोनों तरह के बनेंगे। यहाँ पर नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स दिखाए हुए हैं, क्या क्या ऑक्सीकरण अवस्था के साथ क्या क्या ऑक्साइड्स बन सकते हैं। फॉस्फोरस के दिखाए हुए हैं, आर्सेनिक, सबके ये आपको ऑक्साइड्स पढ़ने हैं। ठीक है, फिर हेलोजन के साथ भी ट्राई हेलाइड्स और पेंटा हेलाइड्स दोनों बनेंगे। ट्राई हेलाइड्स ये हैं और पेंटा हेलाइड्स ये हैं। हेलोजन आपको मालूम होगा हेलोजन क्या होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो देन ऑक्सी अम्लों का निर्माण, ऑक्सी अम्ल मतलब H&O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो बिस्मथ को छोड़ के बाकी सभी इसके ऑक्सी अम्ल बनाते हैं, उनके सूत्र यहाँ पे लिखे हुए हैं। नाइट्रोजन के ऑक्सी का अम्ल, फॉस्फोरस के, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप बहुत अच्छे से लर्न करेंगे फॉर्मूलाज को। ठीक है, ये धातुओं के प्रति अभिक्रियाशीलता और ये सल्फर की अभिक्रियाशीलता ये आप छोड़ सकते हैं, कोई बात नहीं। नेक्स्ट आ जाते हैं हम एनॉमलस बिहेवियर, असामान्य व्यवहार। असामान्य व्यवहार क्यों होता है ये आपने ये भी 11th में पढ़ा हुआ है। असामान्य जो हमारे ग्रुप का सबसे पहला मेंबर होता है वो बाकी सब मेंबर से थोड़ा सा असामान्य प्रॉपर्टीज शो करता है, और उसके मुख्य कारण ये होते हैं कि उसका आकार बहुत छोटा है, उसकी विद्युत ऋणात्मकता बाकी मेंबर्स से अधिक होती है, उसके पास डी कक्षक की अनुपस्थिति होती है, और उसमें बहुआबंध बनाने की सुगमता होती है। तो इन सब कारणों की वजह से नाइट्रोजन कुछ असामान्य व्यवहार शो करता है। क्या क्या शो करता है वो सब यहाँ दे रखे हैं, तो आपको सारे व्यवहार याद करने की जरूरत नहीं है, आपको जो इजी लगे वो 4-5 व्यवहार आप पॉइंट की तरह तैयार कर सकते हो। इसमें मेन है कारण पता होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद चेक पॉइंट 12.2, ये भी आप आज होमवर्क की तरह करेंगे, प्रॉब्लम्स कुछ होंगी तो मुझसे कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, चेक पॉइंट 12.1 एंड चेक पॉइंट 12.2, इसके आगे से हम कल कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।